लोकसभा चुनाव में अब दो दौर की वोटिंग बची हुई है, यानी कि कुल 115 सीटों पर आर पार की लड़ाई देखने को मिलेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया का सवाल। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बाकी बचे दो फेजेस से पहले मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे के आमने सामने हैं। बीजेपी लगातार ओबीसी का हक मारने का आरोप लगा रही है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी उस मुद्दे पर झूठ फैला रही है। सवाल यह है कि आखिर देश के मुसलमानों को आरक्षण मिलता कैसे है और दक्षिण भारत के राज्यों में अलग व्यवस्था क्यों है, जबकि कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले ने आरक्षण की दाल में तड़के का काम किया। पीएम मोदी ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर कहा, मुसलमानों को ओबीसी बना दिया। ऐसे में इंडी गठबंधन की साजिश का पर्दाफाश हो गया है। जबकि अमित शाह ने कहा कि ओबीसी का हक लेकर मुसलमानों को दे रहे हैं। अगर 24 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 400 सीटें आ गई ना, तो हम मुस्लिम रिजर्वेशन को रद्द कर देंगे। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने कलकत्ता हाईकोर्ट के मुस्लिम आरक्षण के मामले पर दिए गए फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। सीएम योगी ने कहा, हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण नहीं बल्कि मुस्लिम आरक्षण को लेकर जो फैसला दिया है वो स्वागत योग्य है। भारत का संविधान धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं देता। योगी ने कहा, टीएमसी की सरकार ने राजनीतिक तुष्टीकरण की पराकाष्ठा के चलते 118 मुस्लिम जातियों को ओबीसी आरक्षण का अधिकार दिया, लेकिन हाईकोर्ट का फैसला विपक्ष को करारा तमाचा है। जबकि वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा, हम किसी भी सूरत में हाईकोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे। जबकि इंडी गठबंधन के बड़े घटक दल आरजेडी ने आरक्षण की तरफदारी की है। ऐसे में मुस्लिम आरक्षण का मामला चुनाव के आखिरी पड़ाव में गरमा गया। इंडिया के सवाल में आज हम इसी तमाम मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बंगाल की हाईकोर्ट का जजमेंट आया है और बंगाल में भी इंडी जमात का एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण के खिलाफ उनका जो षड्यंत्र है, आरक्षण विरोधी उनकी जो मानसिकता है, उसका भंडा फूट गया है। बंगाल में इन लोगों ने क्या किया? बंगाल में इन लोगों ने मुसलमानों को रातों रात ओबीसी के सर्टिफिकेट दे दिया था। जो आरक्षण ओबीसी को मिलना चाहिए वो सारा का सारा मुसलमानों को, और वो भी घुसपैठियों में बांटा जा रहा था। हाईकोर्ट ने बंगाल में पिछले 10-12 साल में मुसलमानों को दिए सारे ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द कर दिए। कांग्रेस पार्टी, लालू प्रसाद यादव और ममता बनर्जी हमारे पिछड़ा वर्ग के आरक्षण पर डाका डालना चाहते। कर्नाटक में 5% आरक्षण उन्होंने मुसलमानों को दिया। हैदराबाद में 4% आरक्षण मुसलमानों को दिया, और ममता बनर्जी ने 180 जातियों को जोड़ दिया। कल कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल के इस गैर कानूनी आरक्षण पर स्टे लगाया है। मैं आपको कहकर जाता हूं, भाइयों बहनों, जब तक नरेंद्र मोदी जी है, दलित, आदिवासी और पिछड़ा, अति पिछड़ा का आरक्षण को हम हाथ नहीं लगाने देंगे, हाथ नहीं लगाने। धर्म के आधार पर आरक्षण की इजाजत भारत का संविधान कभी नहीं देता, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इसके लिए बार बार देश को वार्न किया था कि धर्म के आधार पर भारत का विभाजन हुआ था। हमें फिर से कोई ऐसी स्थिति नहीं पैदा करनी चाहिए जो इस देश को विभाजन की ओर धकेले। मुझे लगता है कि यह फैसला एक नजीर बनना चाहिए। यह फैसला जो कर्नाटक के अंदर कांग्रेस की सरकार ने ओबीसी के अधिकार पर
इसी प्रकार की सेंधमारी करते हुए मुसलमानों को आरक्षण देने का काम किया है। और कांग्रेस की सरकार ने आंध्र प्रदेश के अंदर भी इस प्रकार की जो शरारत की थी, इसका जोरदार जवाब दिए जाने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि किसी भी प्रकार के उस कार्य को जो असंवैधानिक हो, भारत के विभाजन की आधारशिला रखने वाला हो, भारत को कमजोर करने वाला हो, उसको कतई स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। देश की कीमत पर राजनीति की जो नीति चल रही है, खासतौर पर कांग्रेस और इंडी गठबंधन से जुड़े हुए दलों में जो होड़ लगी है, इस होड़ को पूरी तरह खारिज किया जाना चाहिए और इसको बेनकाब किया जाना चाहिए। তাই বলি ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। আমি ওবিসিদের রিজার্ভেশনও কাটতে দেব না। ওবিসিদের যেমন চলছিল চলবে, তপশিলীদের যেমন চলছে চলবে, আদিবাসীদের যেমন চলছে চলবে, সাধারণ মানুষের যেমন চলছে চলবে। ইকোনমিক ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস তাদের জন্য আমার স্কিম আছে, সেগুলো চলবে। আর লক্ষ্মীর ভান্ডার আগে করেছিলাম 60 বছর পর্যন্ত। प्रधानमंत्री जब जब आते हैं तो ये कहते हैं कि लालू जी कांग्रेस आएंगे साथ में, तो वो लोग धर्म के आधार पर आरक्षण देंगे और सबका जमीन ले लेंगे, संपत्ति ले लेंगे। आरक्षण का पक्षधर है ना, वो तो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। ये इस बात को जनता के जहन में सारी बात आ गई है, इस तरह का बात बदल। कह रहे हैं कि मुसलमानों को हम लोग आरक्षण दे रहे हैं, ओबीसी का लेकर मुसलमानों को दे रहे हैं। रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को पूरा। बंगाल की तो चलिए, चर्चा को खास बनाने के लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल मौजूद है। स्टूडियो से हमारे साथ महेश वर्मा जी हैं, बहुत स्वागत महेश जी आपका। ज़ेबा खान कांग्रेस से हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं, संजय चक्रवर्ती हमारे साथ में जुड़े हैं टीएमसी से। संजय जी बहुत स्वागत। राकेश अचल जी थोड़ी देर में हमारे साथ में जुड़ जाएंगे। सपा से हमारे साथ में कपीश श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं। कपीश जी बहुत स्वागत है आपका। चलिए, शुरुआत में महेश जी के साथ में करूंगी। बीजेपी लगातार मुखरता से फैसले का स्वागत भी कर रही है महेश जी, और विरोध भी ममता बनर्जी के बयान का। देखिए, सवाल ये है कि एक ऐसा अपराध जो अक्षम्य है, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी 1900, आज की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये 1973 की मैं बात कर रहा हूँ, सर्वोच्च न्यायालय के जो तमिलनाडु में जिस प्रकार से इसी तरह का ईसाई और मुसलमानों को आरक्षण देने का प्रावधान किया गया और उसके ऊपर कड़े आपत्ति करते हुए जिस प्रकार का आदेश आया सर्वोच्च न्यायालय का, उसको भी कहीं इन लोगों ने कंसील किया। और संविधान का जो आर्टिकल 341 है और 342 है, जो कि किसी भी धर्म के आधार पर किसी को भी इस तरह से किसी आरक्षण में डालकर एक जाति विशेष को, इस देश में आपको मुसलमान ही क्यों नजर आया, क्या हिंदू नजर नहीं आया? और वो भी आप उस कोटे में उस आरक्षण के व्यवस्था को आप भंग करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आपको संविधान परमिट नहीं कर रहा है। तो इस तरह के अपराध को करना और इस अपराध को करने के बाद भी छाती फुलाना और उसके बाद ये कहना कि भाई देखो हम कुछ भी करेंगे, हमें किसी की परवाह नहीं, ना सुप्रीम कोर्ट की परवाह है, ना देश के संविधान की परवाह है, क्योंकि हमारे साथ जो है एक गैंग है, हम लोग एक गैंग की तहत काम करते हैं, हम एक राजनीतिक पार्टी के रूप में काम नहीं करते हैं, हमारे पास जो है मसल्स पावर है, हमें तो कोई भी आएगा यहाँ हम उसको पीट के भगा देंगे, हम तो यहाँ जो कुछ भी करेंगे, हम बेविचार करें, अनाचार करें, भ्रष्टाचार करें, हमारे लिए कोई कानून ही नहीं है। इस देश में कानून सिर्फ एक आम आदमी के लिए है। इस देश में आम आदमी कानून का पालन करे। इन राजनेताओं के लिए जो इस प्रकार से गलत काम कर रहे हैं, या वो पश्चिम बंगाल हो, या वो दिल्ली हो, या वो कांग्रेस परिवार हो, या वो सपा परिवार हो, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूं कि इस बार के चुनाव में आपकी विदाई इसी वजह से तय है। और ये लालू यादव आज की डेट में रिलेवेंसी देखिए, कितना बड़ा देश का दुर्भाग्य है कि एक आदमी सजा याफ्ता अपराधी, जिसको अपराध जो है भ्रष्टाचार के मामले में, ये नहीं कि किसी पॉलिटिकल कारणों से, जो व्यक्ति कभी इसी तरह से, जो आज केजरीवाल जिस तरह से गाजे बाजे के साथ और जिस तरह के भिरकुटी ताने और जिस तरह से भौकाल मचाए अंतरिम जमानत पे निकले, ये इससे बड़ा भौकाल कभी लालू यादव ने दिखाया था।
और ये कह रहे थे कि भाई पशुपालन कांड तो हुआ ही नहीं, सांड जो है स्कूटर पे चढ़ के चंडीगढ़ से रांची गया ही नहीं और इस तरह का कोई घोटाला हुआ ही नहीं। लेकिन सारे घोटाले के ऊपर आप देखिए कि किस प्रकार से मोहर सरकार न्यायालय ने लगाया। और ये जितनी भी चीजें हैं जो न्यायालय की चीजें हैं, जो न्यायालय जिस वजह से इनको अंदर किया हुआ है, टीएमसी लगातार कह रही है, टीएमसी महेश जी लगातार कह रही है कि ममता बनर्जी खासकर कह रही है कि हम इस आरक्षण को नहीं मानेंगे, मैं इस आरक्षण को नहीं मानूंगी। ठीक है, देखिए 77 ऐसी जातियां कुल मिलाकर के 118 जिनकी काउंटिंग है वो पश्चिम बंगाल के अंदर हैं, जिनके रिजर्वेशन को रद्द करने की बात हो रही है। लेकिन बिहार के अंदर भी मैं पढ़ रही थी, स्टडी कर रही थी, बिहार के अंदर भी कई ऐसी जातियां हैं महेश जी। एक छोटी सी बात, क्या उनके रिजर्वेशन की भी समीक्षा होगी क्या? क्योंकि भजनलाल शर्मा जी ने तो कह दिया है कि वो भी रिजर्वेशन की समीक्षा मुसलमानों को लेकर के करेंगे, तो क्या बिहार के अंदर भी होगी? आपकी अलायंस पार्टी है सर? नहीं, मैं आपको फिर स्पष्ट कर दूं, हमारे एजेंडे में साफ तौर पे है जो संविधान विरोधी है, जो संविधान सम्मत नहीं है, जो कानून सम्मत नहीं है, जिससे कि एक वर्ग विशेष को बढ़ावा मिलता हो इस देश में उत्पात और उन्माद फैलाने के लिए, ऐसी कोई सोच जो है भारतीय जनता पार्टी के ना किसी अलायंस के पास है। और एक जो सबसे मजेदार बात आप सुनिए, एक टाइम मुलायम सिंह यादव को मुल्ला मुलायम सिंह कहा जाता था, सपा के और मुसलमानों के सबसे बड़े पैरवीकार रहे। उन्होंने कभी भी अपने घोषणा पत्र में इस तरह के अनर्गल बात को नहीं रखा। कम से कम जो व्यक्ति मुसलमानों के नाम पर हिंदुओं का कत्लेआम किया हो, उसने भी कभी इस तरह की बात नहीं कही। आज जिस तरह का लालू यादव का विचार आ रहा है, जिस प्रकार से राहुल गांधी का विचार आ रहा है, जिस प्रकार से ममता का विचार आ रहा है, ये तो देश में विध्वंस फैलाने का, नीतीश भी पहनते हैं सर, टोपी तो नीतीश भी पहनते हैं, टोपी तो नीतीश भी पहनते हैं। ठीक है, मैं आऊंगी आपसे, क्रॉस क्वेश्चन में करूंगी सर, क्योंकि सवाल स्पष्ट जनता के सामने आए, जवाब स्पष्ट आए, उनको समझने में आसानी हो, ये मेरी चर्चा का मकसद रहता है। चलिए कपीश जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, क्रम से आगे बढ़ते हैं। क्या आप कहेंगे तुष्टीकरण और कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटर्स को लेकर के कहीं ना कहीं गोलबंदी शुरू हो चुकी है 2 चरणों के लिए, और उसके पीछे वजह, सबसे पहले तमाम मेहमान जो हमें सुन रहे हैं, हमारे दर्शक हमें सुन रहे हैं, मैं बता देती हूँ 2 चरणों में वोटिंग होनी है, जिसमें तमाम राज्यों को आप किनारे कीजिए, बिहार और पश्चिम बंगाल के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर 60 ऐसी सीटें जिनमें से ज्यादातर सीटों में से 20% मुस्लिम्स का वहां पर हाइप है, प्रभाव है। शायद वजह यह है कि इस वजह से भी गोलबंदी हो रही है। कपीश जी बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए पूजा जी, सबसे पहले कि क्योंकि मैं एक अधिवक्ता हूँ जी, मैं अपने आप को संविधान और आरक्षण केंद्रित रखूंगा। हमें बड़ा दुख था कि हमारे मित्र जो महेश जी बोल रहे थे, उन्होंने संवैधानिक किसी भी उपबंधों का जिक्र नहीं किया। हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी क्यों की, किसकी वजह से की, क्या उसकी वास्तविकता है, इससे कोई सरोकार नहीं रहा, ये हास्यास्पद है। दूसरी चीज मैं आपको कह दूं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस संविधान के अंदर 2 शेड्यूल बनाए हैं, 2 सूचियां हैं, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, और तीसरा पिछड़ों के आधार पर आपको रिजर्वेशन हासिल होता है, ये संवैधानिक है। वो पिछड़े जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े, अब जो 1 नंबर की कैटेगरी है या 2A कैटेगरी है या 2B कैटेगरी है, ये सब संवैधानिक है। मसला इनका यहाँ ये दिक्कत हो रहा है कि ये झूठ बोल रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं कि मुसलमान के आधार पर आरक्षण दिया जा रहा है। कतई नहीं, झूठ, गलत। आप उठा के बंगाल के जो हाई कोर्ट का डिसीजन है उसके अंदर पढ़िए कि उन्होंने क्या टिप्पणी की है। उन्होंने आर्टिकल 14 का हवाला दिया है, न कि आर्टिकल 25 और 15 और 16 का दिया। मैं दूसरी चीज आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट थी, जिसमें यह कहा गया था सच्चर कमेटी के द्वारा कि जो इस मुसलमानों की स्थिति है वो दलितों से भी बदतर है, ये उसमें कहा गया था। उसके आधार पे जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, जब 2022 के अंदर इन्होंने संविधान में संशोधन किया मोदी सरकार ने, और ये घोषित किया कि प्रत्येक प्रदेश की जो हमारी सरकारें हैं वो ये तय कर सकती हैं कि ओबीसी में और किसको किसको वो शामिल करेंगे। तो जो प्रदेश सरकारें हैं, ये उनको आपने ही संवैधानिक राइट दिया है कि वो ओबीसी कोटे को तय करें कि उसमें कौन कौन सी और जातियां जोड़ी जाएंगी।
वो जो जातियां जोड़ी गई हैं वो धर्म के नाम पर नहीं जोड़ी गई हैं, वो सामाजिक रूप से पिछड़े और शैक्षणिक रूप से पिछड़े के आधार लेकिन पे लेकिन लेकिन कपीश जी, ठीक है, मैं ये स्वीकार कर रही हूँ, नहीं, लेकिन सर ये बताइए कि क्या उनकी समीक्षा समय समय पर नहीं होनी चाहिए? देखिए, मान लीजिए आज मेरे सामने जो वर्ग गरीब है, 5 सालों के लिए जब आरक्षण की प्रणाली लागू की गई थी तो 5 सालों के लिए लागू की गई थी, हाँ या नहीं सर? बोलिए कपीश जी, हाँ या नहीं सर? सर पहले स्वीकार कीजिए या डिनाई कीजिए सर। नहीं सर जिस दौरान, सर मेरी बात पूरी होने दीजिए सर। देखिए, जिस दौरान आरक्षण की प्रणाली लागू की गई, 5 साल के लिए लागू की गई थी, लगा कि भाई इनका जो मेंटल और आर्थिक कैटेगरी इनकी नहीं इंप्रूव हुई है, लगा कि इनकी कैटेगरी इंप्रूव नहीं हुई है, तो उस आरक्षण प्रक्रिया को लगातार बढ़ाया गया सर। सर राज्यों के पास अधिकार है, लेकिन क्या उन अधिकारों की समीक्षा नहीं होगी? प्लीज बोलिए पूजा जी, प्लीज पहले जानकारी को दुरुस्त कर लीजिए। मैं जानकारी दुरुस्त कर देता हूँ कि 10 साल के लिए पहले आरक्षण लाया गया था, 5 साल से, लेकिन उसमें ये क्लास था कि अगर उस हद तक ये नहीं पहुंच पाता है तो उसको सरकारें बढ़ाती रहेंगी, तो वो बढ़ता रहा। कोई इसका विरोध नहीं कर रहा। मोदी सरकार भी 10 साल से है, किसने विरोध किया? अटल जी की 6 वर्ष 13 माह की और 13 दिन की सरकार थी, किसने विरोध किया इसका? और मैं तीसरी बात आपको कह रहा हूँ, मैं विधि पर बात करना चाहता हूँ। मैंने आपके सामने रखा, जब प्रदेश सरकार को आपने इनहेरिट कर दिया इस बात के लिए कि वो नियुक्त कर सकते हैं कि कौन कौन ओबीसी कोटे में आए जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, उसमें हिंदुओं की कम जाति और मुसलमानों की अगर अधिक जाति है तो उसका कारण है क्योंकि जो जातियां पहले ही शेड्यूल 2A में दी गई थी, 2B तो बाद में बनाई गई है ना, तो इनको तो समझ में नहीं आएगा कि किस कैटेगरी की और किस तरह की बात हो रही है। बहुत दुख होता है कि अगर इन्होंने ओबीसी का आरक्षण मारा है तो नरेंद्र मोदी जी ने ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को ला करके 10% हक मारा है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के किसी भी आर्टिकल में गरीबी के आधार पर 10% आरक्षण देने की बात है ही नहीं। अगर असंवैधानिक किसी कपीश जी, मैं आपको यहाँ पर रोकूंगी। देखिए, हमारे साथ में 2 मेहमान जुड़ गए हैं, राकेश अचल जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सर बहुत स्वागत है आपका। साथ में मनीष गुप्ता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। सर बहुत स्वागत है आपका। कपीश जी, वापस मैं आपके पास आ रही हूँ, एक बार मैं सबसे ओपनिंग रिमार्क ले लूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ज़िबा खान जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, कांग्रेस का क्या स्टैंड है इसको लेकर के? प्लीज एक बार इसको डिस्क्लोज कीजिए। पूजा जी, ये सभी देखिए, हाईकोर्ट का जो फैसला है, हमारे देश में न्यायालय से ऊपर तो कुछ होता नहीं है जी, और न्यायालय पर हमारा भरोसा होता है। और जैसे दीदी ने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ठीक है, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। और लेकिन एक बात बहुत दुखद है कि जब चुनाव चल रहा है तो भाजपा मुद्दों की बात नहीं करती है, काम की बात नहीं करती है, विकास की बात नहीं करती है, किसानों की बात नहीं करती है, महिला सुरक्षा की बात नहीं करती है, आने वाले 5 सालों में आपने क्या काम करेंगे इसकी बात नहीं करती है, पिछले जो काम का ब्यौरा है जो आपने 2014 में वादे करके आए थे वो पूरा किया कि नहीं उस पर बात नहीं करती है। सिर्फ देश की जनता को गुमराह किया जा रहा है, गुमराह करने का काम किया जा रहा है, क्योंकि इन्हें पता है कि इनके पास अब यही एक हथकंडा रह गया है कि डरा कर वोट लो, ऐसे बोलो कि आपके अधिकारों को छीन कर दे दिया जाएगा मुसलमानों को, आपके एक घर में 2 भैंस है तो एक भैंस को छीन कर दे दिया जाएगा, टेम्पू भर कर पैसा आ रहा है, मंगलसूत्र, शमशान, कब्रिस्तान, मंदिर, मस्जिद, इससे ऊपर ये उठते ही नहीं है। इससे ऊपर हटकर, धर्म से ऊपर हटकर बात ही नहीं करते हैं। सीधा सा एक सवाल है, सीधा सा सवाल है ज़िबा जी, हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया, क्या कांग्रेस उस फैसले के साथ है या अगेंस्ट है? देखिए, देश के जो फैसले होते हैं उसके साथ या अगेंस्ट नहीं हुआ जाता है। जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का, अगर हाई कोर्ट में कोई फैसला सुनाया हमें पसंद नहीं आया तो हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ मूव करते हैं और अपील करते हैं। ठीक है, मतलब साथ नहीं है, मतलब साथ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। ठीक है, चलिए टीएमसी से हमारे साथ में संजय चक्रवर्ती जी जुड़े हुए हैं। संजय जी क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से वही कहेंगे जो ममता दीदी कह रही हैं। और क्या कहना चाहिए?
पार्टी का लाइन तो वही है। और दूसरी बात ये है कि ये किसने कहा कि हाईकोर्ट का वर्डिक्ट जो है वो आखिरी होता है, आखिरी फैसला होता है। सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए रास्ता खुला हुआ है, हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, जाएंगे इसके लिए बात करेंगे। फिर सबसे बड़ी चीज मुद्दों की लपकने वाली बात जो है, जो मुद्दे लपकते हैं ये बीजेपी वाली पार्टी, भ्रष्टाचारी पार्टी, तो ये जो बात करती है, जब कोई दूसरी जगह बंगाल में या बिहार या केजरीवाल की पार्टी आपके दिल्ली में या पंजाब में जब ये सब घटनाएं होती है, ये मुद्दों को से लपकने की कोशिश करती है, लेकिन ये भूल जाती है कि टीडीपी के साथ जिन्होंने समझौता कर रखा हुआ है वो भी मुस्लिम आरक्षण की बात करता है। ये भूल जाते हैं जेडीएस जिसके साथ वो इन्होंने जो है समझौता कर रखा है वो भी मुस्लिम आरक्षण की बात करते हैं। मतलब मीठा मीठा खा लिया, कड़वा कड़वा क्यों भाई? आप लोग जो है उनके साथ कैसे क्यों कर लिया, क्यों उनके साथ आप तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश नहीं मानते, आप तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश नहीं मानते। मराठा आरक्षण के बारे में बताइए ना, और सुप्रीम कोर्ट ने मना किया लेकिन आप उससे आ गए कि नहीं हम मराठा आरक्षण देंगे देंगे। सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं, मतलब चुनाव आयोग का जो था सुप्रीम कोर्ट के जज रहेंगे, आपने उनको भी हटा के किनारे कर दिया। मन मर्जी जो है एक कैबिनेट होगा, एक प्रधानमंत्री होगा, विपक्ष नेता होगा, तो आप तो सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते हैं। आप चाहते हैं 400 बार आपको संविधान को पलटना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि देश में एक राष्ट्रपति शासन के रूप में जो है प्रधानमंत्री अकेले राज करे। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये तो कई नेताओं ठीक है संजय जी, आपके आसपास या कहीं टीवी चल रहा है सर, या फिर आपने स्पीकर ऑन कर रखा है तो वो आवाज इको करके वापस आ रही है, प्लीज उसको थोड़ा सा एक बार करेक्टिफाई कीजिएगा। मैं ब्रेक के बाद जब वापस लौटूंगी तो मनीष जी के पास जाऊंगी और राकेश अचल जी के पास जाऊंगी। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है। मुद्दा बहुत हॉट है, इसलिए हॉट है क्योंकि आपके सरोकारों से जुड़ा हुआ है, लेकिन इन तमाम चर्चाओं को सुनते सुनते, बयानों को सुनते सुनते इन्फ्लुएंस मत होइए, अपने हितों को ध्यान में रखिएगा। वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात आरक्षण पर हो रही है, बात बाकी बचे 2 चरणों पर हो रही है, बात मुसलमानों पर हो रही है, क्योंकि देखिए बाकी 2 बचे हुए चरणों में असली तड़का इस समय आरक्षण ने लगा रखा है। चर्चा पर वापस जाते हैं। हमारे साथ 2 मेहमानों का मैंने जिक्र किया था कि ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगी तो इन दोनों के पास जाऊंगी, मनीष गुप्ता जी और राकेश अचल जी। राकेश अचल जी और मनीष जी, बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका। मनीष जी, मैं आपके पास आऊंगी। आपने सभी की पहली प्रतिक्रिया सुनी, आपकी प्रतिक्रिया क्या है सर? देखिए भाई, कांग्रेस के प्रवक्ता महोदया कह रही थी ये भाजपा वाले अलग अलग बातें कर, ये मेरा आवाज इको आ रहा है क्या? मेरा भी आ रहा है, थोड़ा सा इको है सर, लेकिन काम चल सकता है, बोलिए। अच्छा, तो मेरा इसमें कहना ये है कि वो कह रही थी कि भैंस की बात करते हैं भाजपा वाले, भाजपा वाले नहीं करते हैं। ये कांग्रेस के माननीय सैम पित्रोदा ने कहा था, जिनको आपने इमीडिएटली कांग्रेस के जो ओवरसीज कांग्रेस ऑफ इंडिया के चेयरमैन पद से हटा दिया। शुरुआत कांग्रेस करती है और भाजपा अगर मुद्दा लपकती है तो भाजपा को दोष क्यों देते हैं भाई? एक बात। दूसरी बात, अब मैं कपीश भाई की बात पे आना चाह रहा हूं। इन्होंने कहा कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि मुसलमान पिछड़े हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। इसका मतलब है जो आर्थिक रूप से कमजोर, आर्थिक नहीं, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से सुधार लीजिए। आप हर चीज में अर्थ जोड़ते हैं, आप सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े। कपीश भाई, मैं ये मानता हूं और आमतौर पर जेबा खान जी हमारे साथ हैं, हर मुसलमान ये मानता है कि वो मुगलों के संतान हैं, वो तो राजा हैं, वो तो यहाँ के बादशाह रहे, तो कैसे पिछड़े हो गए भाई? मैं तो यही सुनता है। कैसी बातें कर रहे हैं यार, कैसे लोगों को बैठा लेते हैं, किस तरीके से बातें कर रहे हैं। एक मिनट पीछे ना बोलिए। हेलो, मैं काउंटर चाहूंगी। अरे ये शब्दों को तो कम से कम मर्यादा पे रखिए, किस तरीके से बातें करने लग जाते हैं आप लोग। आप नफरत ना फैलाएं। हाँ, दो इतना नफरत है जी, मतलब नफरत आपकी आवाज बोले। कोई मर्यादा ही नहीं रह गया है। सुनिए, अब मैं कह रहा हूँ, शर्म ही नहीं रह
यहाँ मुसलमानों में जात-पात होती ही नहीं है। ये भारत के संविधान का अपमान कर रहे हैं, ये भारत की स्वतंत्रता का अपमान कर रहे हैं। एक बार कपीश जी पूरा बोल लेने दीजिए, उनको बोल लेने दीजिए। मनीष जी बोलिए। कहना ये है, नहीं, गलत बात है, अपमान करने वाली बात है, संविधान का अपमान कर रही है। आप बोलिए लेकिन अपमानित मत कीजिए, ये गलत बात। कहना ये है कि इस देश में दलितों को और पिछड़ों को आरक्षण मिला तो वो सदियों से परेशान रहे, उनको आगे नहीं बढ़ते दिया। ये स्थिति मुसलमानों के साथ नहीं रही। मुसलमान शुरू से हमेशा उच्च शिक्षित रहे, और मजे की बात बताता हूं, इस देश की जो भाषा थी वो उर्दू थी। आज तक, अभी कुछ सालों पहले कोतवाली में भी अगर FIR कराने जाते हैं ना तो उर्दू में होती थी। तो मुसलमान शैक्षिक तौर पर पिछड़े नहीं है, आर्थिक तौर पर हो सकते हैं, और अगर आज पर पिछड़े होने की वजह से उनको आरक्षण मिलता है तो फिर इस देश को सब मिलना चाहिए। ये दरअसल क्या है, जैसे ही सरकार ने कंसेप्ट क्लियर ही नहीं है, ये तो समझ नहीं पा रहे पावर दी, उन्होंने हिंदुओं के लिए खास आरक्षित रिजर्वेशन में से मुसलमानों को देना शुरू कर दिया। अरे आप दलित को हिंदू मान रहे हो क्या? सेक्युलर देश में एक तुष्टीकरण का कारण था, ये तुष्टीकरण नहीं होना चाहिए। और मैं कह देता हूँ, जो हुआ वो हुआ, अब तुष्टीकरण की नीति नहीं चलेगी। इनसे पूछिए, दलितों को हिंदू मानते हैं क्या? बिल्कुल मानते हैं, सबसे पहले मानते। अगर आप मानते हैं तो वो बौद्ध कैसे हो गए? समय मानते हैं। देखिए मनीष जी देखिए, ये बड़ा ही क्लिष्ट सा जवाब आपने दिया, ये बहुत क्लिष्ट सा जवाब आपने दिया। हालांकि देखिए दलित अगर अपने आप को हिंदू समझते तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बौद्ध धर्म को स्वीकार न कर लेते। तो इस पे हम चर्चा नहीं करते हैं, हम आरक्षण पर चर्चा करते हैं। वो थोड़ा सा क्लिष्ट हो जाएगा सर, वो क्लिष्ट हो जाएगा सर, उस पे चर्चा मत कीजिए। सुनिए, किसी एक व्यक्ति ने ठीक है, आ रही हूँ मनीष जी, आपके पास आ रही हूँ। राकेश जी बोलिए। देखिए, बहुत विद्वान पैनल हमारे सामने है और जिस तरह से बातचीत हो रही है उससे मुझे डर लग रहा है बात करने में। दरअसल हकीकत ये है कि ये जो आरक्षण का मुद्दा है ये शुद्ध रूप से अब राजनीतिक मुद्दा है। 1932 में क्या था, 1947 में क्या था, 1950 के बाद क्या था और 2014 से पहले क्या था, इसको अगर हम भूल जाएं तो आज की तारीख में आरक्षण, मुसलमानों को आरक्षण शुद्ध रूप से राजनीतिक मुद्दा है। और अभी माननीय हाई कोर्ट का जो ताजा फैसला आया है उसके बाद ये राजनीति और तेज हो गई है। बिल्कुल। मैं तो किसी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं हूं, लेकिन इस भारत के नागरिक के नाते मैं ये कहना चाहता हूं, इस आरक्षण के मुद्दे पर चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कोई तीसरी पार्टी हो, इन सबके अलग अलग दृष्टिकोण है, कोई साझा दृष्टिकोण नहीं है। लेकिन संविधान ने जो व्यवस्था की है उस व्यवस्था पर अगर हमारे विद्वान साथी मनीष जी जैसे लोग ये कहने लगे कि मुसलमान तो कभी पिछड़ा है ही नहीं, वो तो उसने 400 साल अगर शासन किया है, तो फिर बहस करना बेकार है। क्योंकि बहस हम आज की परिस्थितियों में कर रहे हैं, जब मुगल बादशाहों ने इस देश पर 400 साल शासन किया तब की परिस्थिति पे नहीं कर रहे हैं। तो अब आरक्षण का जो फैसला आया है इसका सम्मान करें सब लोग, न करें ये अलग बात है, क्योंकि ये अंतिम फैसला नहीं है। हमारे माननीय साथियों ने भी कहा है कि हम अभी सुप्रीम कोर्ट जा सकती हैं, जाना चाहिए। और ये केवल पश्चिम बंगाल का मामला नहीं है, जहां इस देश में डबल इंजन की सरकारें चल रही इन प्रदेशों में, वहां भी मुस्लिमों को आरक्षण देने से किसी ने मना नहीं किया। उत्तर प्रदेश में आरक्षण मिल रहा है, राजस्थान के अंदर आरक्षण मिल रहा है, बिहार के अंदर आरक्षण मिल रहा है। कौन सा ऐसा राज्य है सर जहाँ पे आरक्षण नहीं मिल रहा है? महेश जी यही कह रहा बिल्कुल। राकेश जी आ रही हूँ मैं आपके पास। आपने बहुत अच्छा काम किया राकेश जी, मैं अप्रिशिएट करूंगी सर, बहुत अच्छा काम किया कि कम से कम डिबेट को एक बार फिर से आप लाइन पर लेकर के आए हैं। महेश जी मैं आपके पास आऊंगी। राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश की स्थिति तो ऐसी, तो कई बार जो है यहाँ पर हाईकोर्ट को जो है इंटरप्ट करना पड़ा है, आरक्षण प्रणाली को रद्द करना पड़ा है। लेकिन सर इससे ना बिहार अछूता है, ना उत्तर प्रदेश अछूता है, ना इससे राजस्थान अछूता है। कहाँ पे आप समीक्षा कीजिएगा? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि अगर कोई चीज गैर संवैधानिक है
और गैर संवैधानिक तरीके से अगर कोई इस देश में काम कोई भी राज्य सरकार करती है तो ना उसका समर्थन करना चाहिए और न किसी प्रकार से देश की जनता को गुमराह करना चाहिए। वो अपने आप में एक आपराधिक स्वभाव है। कपीश जी एक अधिवक्ता हैं, जानकार हैं, संविधान और विधि विधान को समझते हैं। कम से कम उनको इस तरह की बात नहीं रखनी चाहिए जो आपके दर्शकों को अभी वो थोड़ी देर पहले परोस रहे थे। सवाल है कि मैं आर्टिकल संविधान का जो अनुच्छेद 341 और 342 को वो पढ़ के आप उनको बता दीजिए कि किसी भी कैटेगरी को, किसी भी समुदाय को, किसी भी जाति को आरक्षण में शामिल करने का अधिकार जो है वो सिर्फ केंद्र सरकार के पास है। संविधान केंद्र सरकार को ये अधिकार देती है कि या वो मुस्लिम हो, ईसाई हो, सामाजिक, शैक्षणिक या किसी भी तरह से जो है उसका आकलन जो है आर्टिकल 16(1)(a) के तहत कोई भी राज्य सरकार जो है विधानसभा से एक प्रस्ताव पारित करती है और वो भेजती है। जैसे आप देखिए आज मराठा आरक्षण का चल रहा है, कभी जाट आरक्षण का चला, कभी वहाँ लिंगायत का चला, ये सारी चीजें, या गुजर आंदोलन आप देख लिए, गुजरों का आरक्षण की बात थी। ये सारी चीजें जो है ये केंद्र के विषय हैं, ये राज्य का विषय नहीं है। इसलिए और दूसरी बात कि मुसलमानों को जो दिया गया, ये 4 ऐसे स्टेट थे जहां मुसलमानों को जो है धर्म के आधार पे कौन से 4 स्टेट सर? मैं तेलंगाना था, आंध्रा था, महाराष्ट्र था, कर्नाटक था, बिहार में नहीं है सर? बिहार में नहीं है। बिहार में नहीं है? नहीं है, बिहार में नहीं है सर। धर्म मैं के आधार वापस से पूछूंगी सर, बिहार में नहीं है? नहीं है। बिहार के अंदर मैं आपको जातियां बता रही हूँ, एक बार आप गूगल कीजिएगा सर। मैं आप जो कह रही हैं हो सकता है कि वो जिस बिहार में शेख, सैयद, मलिक, मोगल, पठान। अरे मैडम उनको सुनो आप, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आरक्षण उनको नौकरी में नहीं दिया गया है, उनको शैक्षणिक स्तर पे दिया गया है। उनको नौकरी में आरक्षण का आधार नहीं बनाया गया है। उनको और जो आरक्षण का जो आधार है, आरक्षण जिसके तहत दिया जाता है नौकरी में या किसी और चीज में जो आरक्षण जो कि मैंडेटरी है, उसमें वो शैक्षणिक रूप से जो है उनको। कपीश जी काउंटर है आपका? हाँ, कपीश जी आपका काउंटर है? मेरी 10 सेकंड और लूंगा। दूसरा कि 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने इसके ऊपर क्रिस्टल क्लियर एक जजमेंट दिया और उस जजमेंट को आधार बना के तेलंगाना, आंध्र, कर्नाटक और तमिलनाडु और महाराष्ट्र 5 हाई कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे इसी तरह का किया जो आज कलकत्ता हाई कोर्ट ने किया है। तो क्या मजाक है? आज उस चीज को अगर प्रधानमंत्री जी ने कहीं रेखांकित किया कि मुसलमानों को इस प्रकार से आप आरक्षण देकर और उनको राजनीतिक लाभ के लिए देश के संविधान का अवहेलना कर रहे हैं, इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता है? इससे बड़ा राजनीतिक जगलड़ी और क्या हो सकती है इस देश में? और इस देश का फेडरल सिस्टम को, उसके ढांचे पे आप कुठाराघात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? आप मजाक बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं? सवाल यह है कि आज के डेट में जो देश का विधि विधान और संविधान है उसको आप नहीं मानेंगे। आपका घर की खेती है क्या? क्या मतलब है इसका? आप 10 सेकंड कह के 2 मिनट बोले, अब शांत हो जाइए। जी। पहली चीज ये कि आर्टिकल 341 जो है अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए कहती है कि वो केंद्र सरकार तय करेगी। हम यहाँ ओबीसी आरक्षण की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर संशोधन आपके ही द्वारा 2022 के अंदर किया गया कि ये प्रदेश सरकारें तय करेंगी कि ओबीसी में वो कौन कौन सी जातियों को जोड़ना चाहते हैं या हटाना चाहते हैं। और 342 क्या है? आर्टिकल 342 क्या है? नहीं 342 पढ़िए, 342 पढ़िए सर। पहले हम पढ़ रहे हैं, अभी पहले हमको आप कहने दें। हमने आपके बीच में नहीं बोला, 10 सेकंड लेके 2 मिनट आपने प्रवचन दिया और वो भी भ्रम फैलाया है। मैं आपको स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि आपके द्वारा संशोधन किया गया कि अब राज्य सरकारें ये निर्धारित करेंगी लिस्ट कि ओबीसी कोटे में और कौन कौन लाया जाता है। संवैधानिक उपबंधों के ही तहत प्रधानमंत्री जी ने 2004 में स्वयं जब वो मुख्यमंत्री थे तो अपनी मोदी बिरादरी जो वहां पर तेली में आती है उसको उन्होंने ओबीसी में शामिल किया था। उससे पहले तक वो सवर्ण थे सरकार। और आज भी अगर उन्होंने हितबारी की है किसी की तो ओबीसी कोटे की है, क्योंकि वो सवर्ण जाति के थे। अभी भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में एक लिस्ट जारी की थी जिसमें हमारी कम्युनिटी यानी कि श्रीवास्तव जो थी उनको कहा कि इनको ओबीसी घोषित करेंगे। हम लोगों ने पूरा आंदोलन किया कि हमें नहीं चाहिए। कलकत्ता हाई कोर्ट ने हमारी याचिका पे एससी हमको स्वीकार किया था। सर ओबीसी कैटेगरी में किसी को लाना वो अलग बात है, उसको आरक्षण देना अलग बात है।
आप कभी अरे मैं यही गुमराह बात मत कहता हूं। करिए दर्शकों जब को। जब आप सूची में लाओगे कभी तो आरक्षण के लिए लिख बोलोगे। मैं फिर कह रहा हूँ ओबीसी वर्ग में आपका होना किसी राज्य सरकार के द्वारा ओबीसी कैटेगरी में मान लीजिए जाट उत्तर प्रदेश में ओबीसी में, हरियाणा में नहीं है, क्या कहिएगा आप? बनिया जो है बिहार में ओबीसी में है, उत्तर प्रदेश में नहीं है। कपीश जी को और महेश जी को स्क्रीन प्ले जी बोलिए। कपीश जी, महेश जी, मैं आपसे पूछता हूँ कि बनिया जो है उत्तर प्रदेश में है, वो ओबीसी में नहीं है, बिहार में है। जाट जो है उत्तर प्रदेश में जो है वो ओबीसी में है, हरियाणा में नहीं है। इसको क्या कहिएगा आप? कहता हूँ और ये पॉलिटिकल आदमी ठीक है, ठीक है, ये आरक्षण के तहत है। कपीश जी, कपीश जी, एक सवाल है। कपीश जी, मेरा एक सवाल। कपीश जी, महेश जी थोड़ा सा शांत हो जाए। महेश जी शांत हो जाए। कपीश जी, एक सवाल है मेरा। एसटी हसन का एक बयान मैं सुन रही थी, उन्होंने कहा कि आरक्षण का जब जिक्र हो रहा है, अगर हिंदू धोबी को आरक्षण का लाभ तो मुस्लिम धोबी को क्यों नहीं? सही मानते हैं सर इसको? अब चलिए पूजा जी, बहुत अच्छा किया आपने एसटी हसन जी की बात करनी जी। एसटी हसन जी ने सच्चर कमेटी की ही रिपोर्ट को प्रस्तुत किया था, जिसे बाकायदा संवैधानिक दर्जा दिया गया था उस समय। सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट है सर, वो तो 10% मांग रही है ना। एक पूजा जी, एक और छोटी सी मैं बात बता दूं आपके दर्शकों को। 10% मांग रही है, आप कितने देने में यही सवाल है सुप्रीम कोर्ट में, उसके ऊपर जो है ऑलरेडी अपील एक्सेप्टेड है और वो मान्य नहीं है क्योंकि वो कैबिनेट से अप्रूव नहीं थी कमेटी, और उस कमिटी को एक्सेप्ट उस चीज को। संजय चक्रवर्ती जी के पास में जाऊंगी, वो कुछ बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं। संजय जी बोलिए। संजय जी, ऑडियो को थोड़ा सा डाउन कीजिए। संजय जी बोलिए। संविधान के विरुद्ध जाकर के किया है। किस आर्टिकल में गरीब सवर्णों के लिए आरक्षण लिखा है, मुझे आप बताइए। किस आर्टिकल में दिया? गैर संवैधानिक क्या करते हैं? दलितों और ओबीसी जो से आरक्षण पर आप सवर्णों के लिए नहीं लिखा हुआ है, आर्थिक रूप से पिछड़ों के लिए लिखा हुआ है। और आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं उनके लिए 10% का जो प्रावधान था वो 2/3 मेजोरिटी के साथ संविधान में संशोधन के बाद आया श्रीमान। और वो भी सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट में लोग गए और एक बार ऑडियो को डाउन कीजिएगा। संजय जी, संजय जी, संजय जी बोलिए। हवा में बात कर रहे हैं कपीश जी। सर ऑडियो को डाउन कीजिए, ऑडियो को डाउन कीजिए। कपीश जी थोड़ा सा धैर्य सर, और लोगों को भी बोलने दीजिए। संजय जी बोलिए। मैं वही बोलना चाहता था कि प्रधानमंत्री जी ओबीसी में आने के लिए सवर्ण से ओबीसी में आ गए, तो क्या केवल एससी देखना चाहते थे कि हम ओबीसी में रह करके क्या मजा आता है, या इसीलिए क्योंकि शौक में सब पूरी जो है जाति को जो है, मोदी जाति को जो है ओबीसी में ले करके आते हैं और सवर्ण से ओबीसी बन जाते हैं, तो क्या वो किस फायदे के लिए आए थे? केवल ये देखने के लिए कि ओबीसी में रहे। महेश जी बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बोला है यहाँ पर संजय जी ने, इसका जवाब महेश जी दीजिए। और मैं इसके बाद आपको जातिगत जनगणना बताऊंगी कि देश के अंदर ओबीसी कितने हैं। हाँ, वही मैं लगभग 52%। सुनिए, मनमोहन सिंह सरकार में जो 23 जाति की ये बात कर रहे हैं, जो 2004 की बात कपीश जी ने कही, उसको एक्सेप्ट किसने किया ओबीसी में? मनमोहन सिंह सरकार ने। कमाल के लोग हैं यार, कमाल के लोग हैं। आप भी पता है, एक मुख्यमंत्री आप जो है आप एक्सेप्ट भी करिए और उसके बाद आप कहिए कि भैया ये गलत हो गया, ये चुनौती है, ये चैलेंज है। आप लोग मोदी जी को भगवान मान चुके हैं। मोदी जी गलत हो ही नहीं सकते। आप मोदी जी को भगवान हम लोग मान चुके हैं। संजय जी, आप उन चीजों पर बात करिए जो आज का मुद्दा है। आज का मुद्दा है कि मुसलमानों को जो आरक्षण दिया गया ओबीसी के नाम पर, लेकिन वो राजनीतिक हथकंडा है या नहीं, वो राजनीतिक कारस्तानी है या नहीं, वो राजनीतिक घोटाला है या नहीं, राजनीतिक घोटाला हुआ है या नहीं पश्चिम बंगाल में, ये बताइए ना। आपका जवाब दिया नहीं गया। टीडीपी के साथ क्यों? सर मैं फिर कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूं कि आपने ओबीसी 100 ऐसे कास्ट थे, उसमें 100 और कास्टों को आपने डाल दिया जिनका कोई आधार नहीं है, वो उनका संवैधानिक रूप से वो हकदार नहीं है। आपने उनके संवैधानिक अधिकार पे जो ओबीसी जो है, जिनको केंद्र सरकार ने ओबीसी माना है, उनके अधिकार पे आपने डाका डाला या नहीं डाला मुसलमान के नाम पर?
महेश जी मैं आपको क्लियर कर दूं, जिस समय जो है मोदी जी ने ये काम किया था उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, न कि मनमोहन सिंह की सरकार थी। 2004 की बात कर रहे हैं, 2004 की मैं बात कर रहा हूँ सर। आप उनको कपिल जी को करेक्ट करिए, कपिल जी को करेक्ट करिए। सर एक साथ तीन तीन बोलेंगे तो समझ नहीं आएगा सर, एक एक करके बोले। संजय जी अपनी बात, कपिल जी एक साथ तीन तीन बोलेंगे सर नहीं समझ में आएगा। कपिल जी एक साथ बोलेंगे तीन लोग नहीं समझ में आएगा सर, एक एक करके बोलिए। संजय जी अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए पहली बात तो ये, मोदी जी ने जिस समय ये ओबीसी में शामिल किया था उस समय अटल जी की सरकार थी, न कि जो है उस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी। गूगल करिए, चेक करिए, मैंने अभी चेक किया है। पहली बात। दूसरी बात, मेरा पहले क्वेश्चन का जवाब अभी आपने दिया ही नहीं। आंध्र प्रदेश में आप टीडीपी के साथ समर्थन में आप जो है समझौता किए बैठे हैं, वो भी तो जो है आरक्षण दे रहे हैं। अब जवाब दो उसके साथ सुन लीजिए, अभी आप याद है जेडीएस के साथ भी जो है आप लोगों ने समझौता कर रखा हुआ है, आप लोगों का अलायंस है जेडीएस आपका, ठीक है, वो भी मुस्लिम आरक्षण देने की बात करती है। ठीक है, ठीक है। आपका जो है महेश जी बहुत जल्दी 30 सेकंड में सर जवाब दीजिएगा। संजय जी अब जवाब भी लीजिए सर, तीन तीन सवाल एक साथ में पूछेंगे तो ऐसे नहीं बनेगा बात। महेश जी 30 सेकंड सर, 30 सेकंड में जल्दी से जवाब। चंद्रबाबू नायडू, जेडीएस के जो कुमारस्वामी, दोनों की बात आपने जो उठाई, उन दोनों बात को आज कहीं प्रधानमंत्री ने ओवर रूल किया है। और हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि गैर संवैधानिक तरीके से मुसलमान के नाम पर किसी भी आरक्षण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम मुसलमान विरोधी नहीं है, हम ये चाहते हैं कि उनकी उन्नति हो, लेकिन आप जिस तरह से उनको नहीं सुन लीजिए, उनको जिस तरह का लॉलीपॉप दे रहे हैं और जिस तरह से गैर कानूनी तरीके से आप ऑडियो डाउन कीजिए तीनों बंदों का। ज़ेबा जी मैं आपके पास आऊंगी। ज़ेबा जी, लगातार अलायंस पर सवाल उठ रहा है, लगातार मोदी जी की जो कास्ट है पर्टिकुलर वो ओबीसी में चली गई, उसको लेकर के सवाल उठ रहा है। कांग्रेस लगातार घिरती नजर आ रही है क्योंकि 4% आरक्षण आपने कर्नाटका में दे दिया, अब क्या कहिएगा? देखिए कांग्रेस गिरती हुई पूजा जी नजर नहीं आ रही है। ये जो सारे डिबेट के मुद्दे जो आए दिन जब से चुनाव चल रहे हैं, हर रोज एक नए मुद्दे को लेके आया जाता है। जो मुख्य मुद्दे हैं, जो जनता की समस्या है, उस पर बात नहीं की जाती है और घुमा फिरा कर हमेशा आप देखिए कि कोई ना कोई पॉलिटिकल बातों को लाया जाता है जिससे वोट बैंक की राजनीति की जा सके और वोटों को टर्न किया जा सके। तो ये दिखाता है, दर्शाता है कि भाजपा की हालत। ज़ेबा जी लेकिन अगर मंच से बीजेपी के तमाम नेता तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं, चलिए मान लिया ममता बनर्जी मंच से तुष्टीकरण की बात कर रही है, अन्य दल भी तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी मंच पर खड़े होकर के कहते हैं आरक्षण के कैप को हटा देंगे, उसको क्या कहेंगी? देखिए राहुल गांधी जी मंच से खड़े होकर देश की समस्या की सिर्फ बात कर रहे हैं। यही समस्या रह गई है, आरक्षण के कैप को हटा देना। नहीं, और देश में क्या जरूरत है, कैसे न्याय दिलाया जा सके, राहुल गांधी जी यही बात कर रहे हैं, विकास की बात करें। यही समस्या है ना, आरक्षण के कैप को हटा देना। नहीं, युवा वोट करिए हाँ या नहीं। बात कर रहे हैं, किसानों को आय दुगनी करने की बात, आरक्षण कैप हटाने की बात नहीं कर रहे हैं वो, आरक्षण कैप हटाने की बात नहीं कर रहे हैं वो, और गिनती के अनुसार ज़ेबा जी आरक्षण कैप हटाने की बात नहीं कर रहे हैं राहुल गांधी। कोट करिए। राहुल गांधी मैं 10 बयान आपको भेज दूंगी। राहुल गांधी जी जो देश की ठीक है, जवाब बात कर रहे हैं आपके हिसाब से जनता पार्टी मतलब आप मान रही है ना कि आरक्षण समस्या है, तो लपक लिया उन्होंने भी, आरक्षण समस्या है लपक लिया उन्होंने भी। मनीष जी देश में बोलिए। सामाजिक न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं राहुल। ठीक है, आ रही हूँ आपके पास। मनीष जी बोलिए। सभी को इतना समय दे रही है तो मुझे भी दीजिए, मैं काफी देर बोलिए अच्छा बोलिए। राहुल गांधी जी सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, सभी को जो समाज में पिछड़े हुए हैं, दबे कुचले, शोषित वंचित है। मनीष जी आपका फ्रेम म्यूट है, उसे अनम्यूट कर लीजिएगा। उनके आबादी के हिसाब से उनको सामाजिक न्याय मिले, हिस्सेदारी मिले, इसकी बात करते हैं राहुल गांधी जी। और देश में युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए बात। ठीक है मनीष जी के पास जाऊंगी। देखिए डिबेट खत्म होने का टाइम हो रहा है, सभी को मैं एक कंक्लूडिंग टाइम में दूंगी। मनीष जी बोले। मैं ये कहना, राकेश ने बोला कि भाई उस समय की बात नहीं, आज ये मुद्दा राजनीतिक है, तो क्यों नहीं दो बातें हो जाती। पहली बात, सभी जनता को ये अधिकार मिले
कि वो अपनी जाति चेंज कर सकता है। एक बार जाति चेंज कर ले, आरक्षण का पता ही खत्म। मुझे दलित पता है, मुझे सवर्ण पता है, बन जाए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जिन लोगों को अगर आरक्षण दिया और उनकी अगर आर्थिक अच्छी हो गई, तो क्या उन लोगों को आरक्षण से बाहर नहीं आना चाहिए? इस बात पर राकेश सिंह जी क्या कहेंगे? जिन लोगों को एक बार सरकारी नौकरी मिल गई, अब उस परिवार को आरक्षण ना मिले, वरना हर बार कोई पाईदार लोग आरक्षण देते रहेंगे। ठीक है। और अंतिम व्यक्ति को मिलेगा नहीं लाभ। ठीक है राकेश जी, मेरा एक डाउट था, प्लीज इसको क्लियर कीजिएगा। आरक्षण से रिलेटेड ही, उसके बाद ही मैं आपसे बात करूंगी और इस सवाल का जवाब मुझे लगता है कि ज़हनियत के साथ आप ही दे सकते हैं। इंटरकास्ट मैरिजेस आजकल हो रही हैं और हमें ये स्वतंत्रता है कि बच्चा या तो पिता के या तो माँ के सरनेम को अडॉप्ट कर सकता है। एक सरनेम के साथ वो सवर्ण है और दूसरे सरनेम के साथ में वो सर्टिफिकेट होल्डर हो जाता है, बेनिफिट ले सकता है। अब राज्य को किस एक परिवार के आधार पर, आर्थिक स्थिति के आधार पर या उसकी जाति के आधार पर आरक्षण देना चाहिए सर? देखिए पूजा जी, ये यक्ष प्रश्न है कि आरक्षण किस आधार पर दिया जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। असली बात यह है कि आरक्षण तो होना ही आर्थिक आधार पर है कि कौन कितना पिछड़ा है, उसकी वार्षिक आय कितनी है, दैनिक दिहाड़ी कितनी है। लेकिन हम इस बात पर, इस देश का दुर्भाग्य है कि संविधान में स्पष्ट प्रावधानों के बावजूद हम ना संविधान को मानते हैं, जब सत्ता प्रतिष्ठान में बैठते हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, अपने ढंग से उसकी मीमांसा करते हैं। आज आरक्षण अगर कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी है तो भाजपा के लिए बहुत जरूरी नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री ने नारा दिया और इसीलिए वो 2014 में चुने गए कि सबको साथ लेके सबका विकास करेंगे। और आज 2024 के चुनाव की रैलियों में वो सीना ठोक कर कहते हैं कि मर जाऊंगा, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देने दूंगा। भैया तो मर्द की जरूरत नहीं है। आप ही कह चुके हैं जो व्यवस्थाएं हैं उनको डॉक्टर अंबेडकर भी आ जाए तो वो नहीं बदल सकते। आप 400 सीटें भी पा जाए तो नहीं बदल सकते, क्योंकि ये आरक्षण एक हकीकत है और इसका निराकरण आने वाले कई वर्षों तक नहीं होगा, चाहे वो मोदी जी की सरकार आ जाए चाहे राहुल गांधी की सरकार आ जाए। ठीक है आरक्षण। राकेश जी एक और सवाल का मैं जवाब चाहती हूँ, एक और सवाल का मैं जवाब चाहती हूँ ताकि जनता को थोड़ी सी दृष्टि मिले। देखिए 2051 से 2011 तक जनगणना कराई गई, लेकिन जो रिपोर्ट्स कहती हैं जब जनगणना कराई गई तो तमाम जातियों की जनगणना तो सामने आई, लेकिन ओबीसी को डिस्क्लोज नहीं किया। क्या डर है सरकारों को, क्योंकि ओबीसी का जो एक मैंडेट है वो बढ़ता जा रहा है, हिस्सेदारी बढ़ती जा रही है और यही वजह है कि बार बार तुष्टीकरण होता है अलग अलग चरणों में, अलग अलग तरीके से। बिल्कुल निश्चित तौर पर ओबीसी का जो मामला है और जातीय जनगणना का जो मामला है, इसको लेकर के सरकारें इसीलिए बचना चाहती हैं। विपक्ष ने जब ये मुद्दा उठाया, बिहार में श्री गणेश भी इसका किया, तो पूरा सत्ता प्रतिष्ठान और उसके साथ के दल इसके खिलाफ खड़े हो गए। अरे भाई आप करने में दिक्कत क्या, कर लीजिए, आपकी सरकार रहेगी, आपको आरक्षण देना है नहीं देना है आप जाने। बीच में अदालत खड़ी हुई है, लेकिन उसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाने की बजाय आप जो मुख्य मुद्दे हैं उन पर चुनाव नहीं। ठीक है राकेश जी, बहुत शुक्रिया। देखिए आप सभी से 30-30 सेकंड का क्लोजिंग रिमार्क में लूंगी। मनीष जी 30 सेकंड सर, 30 सेकंड से ज्यादा मत बोलिएगा और किसी के टर्म पे मत बोलिएगा प्लीज। 30 सेकंड सर। देखिए मैं समझ, एक बार कांग्रेस और दल सुप्रीम कोर्ट इस प्रश्न का फैसला करते तो बेहतर था, ताकि धर्म के आधार पर संविधान पॉसिबल नहीं है। ठीक है संजय जी 30 सेकंड सर। मुझे लगता है कि जिस तरीके से इस समय बातें हो रही है कि धर्म के आधार पर या तो फिर आप एक काम करिए कि मुसलमानों को आप जो है वोट देने का अधिकार छीन लीजिए, उनको देश से बाहर कर दीजिए और धर्म निरपेक्ष राष्ट्र के रूप में इसको खत्म कर दीजिए, इसको केवल कर हिंदू राष्ट्र कर दीजिए। और नहीं तो जो है आरक्षण की जो व्याख्या है इसकी दोबारा से ठीक से होनी चाहिए कि किसको आरक्षण मिलना चाहिए। मेन जरूरी है कि आरक्षण उसको मिलना चाहिए जिसको जरूरत है, जो कि अभी आपने एक क्वेश्चन उठाया। मुझे लगता है सर अलग अलग राज्यों को थोड़ा सा संविधान पढ़ने की भी जरूरत है सर। महेश जी 30 सेकंड सर। देखिए सच्चर कमेटी, उसके बाद रंगनाथ मिश्रा कमेटी, फिर उसके बाद कंडू कमेटी, ये तमाम कमेटियों ने जो रिकमेंडेशन दिया मनमोहन सिंह के टाइम में, उसके बाद जाति जनगणना जी 30 सेकंड, जिसमें 5,000 करोड़ रुपया खर्चा हुआ, इन सारे रिकमेंडेशन को कभी भी मनमोहन सरकार ने एक्सेप्ट नहीं किया।
ठीक है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि मुसलमानों के नाम पर सर 30 सेकंड से ज्यादा हो गया। जिबा जी 30 सेकंड। क्या मोदी जी एक्सेप्ट कर लेते सर मत करिए सर इस तरीके से। जिबा जी बोलिए। ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ये सामाजिक न्याय का मुद्दा है, तो इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ईमानदारी से इसको सॉल्व किया जाना चाहिए। 2 चरण बाकी हैं, राजनीति नहीं होगी क्या मैडम, क्या बात कर रही हैं? कपिल जी बोलिए। बस मैं तो इसीलिए बोल रही हूँ, राजनीति के लिए ठीक है किया जा रहा है, ठीक है, के लिए डिबेट किया जा रहा है और ये मुद्दों को भाजपा उठा रही है। इस देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता, इस देश का संविधान कहता है। जैसे ईडब्ल्यूएस भी हुआ है, अगर इन्होंने किया है वो गैर संवैधानिक है। दूसरी चीज मैं आपको ये कह दूं कि जो आरक्षण आपको ये बता रहे हैं, ये भ्रम फैला रहे हैं, मुसलमान के आधार पर नहीं हुआ है, ये बैकवर्ड के आधार पर हुआ है। ठीक है राकेश जी, राकेश जी 20 सेकंड सर, 20 सेकंड। और ये झूठ बोलते हुए कपिल जी रुक जाइए सर, कपिल जी रुक जाइए, 20 सेकंड सर। राकेश जी बोले। देखिए, आरक्षण के इस मुद्दे पर अब हमें 4 जून तक चुप रहना चाहिए। जनादेश आ जाए, उसके बाद फिर बात हो, सबसे अच्छी बात। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा को बेहद खास और अहम बनाने के लिए। देखिए, न्यूज इंडिया की एक राय है, मानिए या ना मानिए आपकी मर्जी। मंच से तमाम बयान आ रहे हैं, बयानों को सुनिए, लेकिन बयानों को थोड़ा सा कान के बाहर किनारे रख दीजिए और अपने हितों को ध्यान में रखिए, क्योंकि आरक्षण के मुद्दे को रिजॉल्व तो सुप्रीम कोर्ट कर ही देगा, लेकिन आपके गली की सड़क, आपके बच्चे का भविष्य और आपका भविष्य तो आप ही को सुदृढ़ करना है ना। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी। बने रहे न्यूज इंडिया के साथ, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज।